हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से लेसन 3 शब्द और वाक्य शुरू करने जा रहे हैं। शब्द और वाक्य में इसके पिछले पाठ में हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। आज हम जानेंगे शब्द और वाक्य, यानी पहले हम शब्द को जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले लेसन में जाना कि कुल 44 वर्ण होते हैं, यानी 44 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसा कि पहला चित्र आपका दिया है, बच्चा बोल रहा है, वो शब्द क्या है? बुआ। दूसरा चित्र है पेड़ और तीसरा चित्र है टोकरी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनमें से कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे बच्चा जो शब्द का उच्चारण कर रहा है या बोल रहा है वो है बुआ। बुआ जब बोल रहे हैं तो उस बुआ शब्द का अर्थ है पेड़। पेड़ का अर्थ होता है, पेड़ शब्द से ही आपको ये समझ में आ जाता है कि पेड़ हरा भरा होता है, उस पर फल फूल लगते हैं। इसी प्रकार से तीसरा चित्र टोकरी का है। टोकरी शब्द का उच्चारण होने से आपकी समझ में आ जाता है कि टोकरी में फल सब्जियां रखी जाती हैं, वो बेंत की भी बनती हैं, प्लास्टिक की भी बनती हैं, घास फूस की भी बनती हैं, अलग अलग तरह की टोकरियां बनती हैं। तो टोकरी शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है कि इसमें सामान रखने के लिए बनाया जाता है। शब्द की परिभाषा में कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का उचित अर्थ निकलता हो, यानी कोई न कोई अर्थ निकलता हो, वही सार्थक शब्द कहलाता है। यानी जो भी वर्णों का मेल होगा, जो भी वर्ण यानी अक्षरों का मेल होता है और उसके मेल से जो शब्द का निर्माण होता है, उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए, वही सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों का मेल सार्थक शब्द कहलाता है। अब बारी आती है शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों को हम किस प्रकार से बांटते हैं, इसको हम जानेंगे। दिया गया है शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। तो ये हम शब्दों का जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार से है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। अब इसको हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे। तो पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। किस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का विभाजन किए हैं, उसको किस प्रकार से जानेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। यानी उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो जब उसी रूप में, जिस रूप में वो संस्कृत में प्रयोग में आते हैं, वो अपने उसी मूल रूप में अगर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है अग्नि। अग्नि का अर्थ आप क्या समझेंगे? आग। लेकिन अग्नि जो शब्द है ये संस्कृत भाषा में भी प्रयोग में लाया जाता है
और हिंदी भाषा में भी हमको अग्नि शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी जिस रूप में वो संस्कृत भाषा में है उसी रूप में अगर हिंदी भाषा में कोई भी शब्द प्रयोग में आता है तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। दूसरा प्रकार होता है तत्भव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसको अगर हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग लाते हैं तो वह तत्सम कहलाता है। लेकिन अगर उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थ वही निकलेगा, लेकिन अगर उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाए तो वह बदला हुआ रूप जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आएगा वो तत्भव कहलाता है। जैसे कान, शुद्ध रूप इसका क्या है? कर्ण, जो संस्कृत भाषा का है। हम हिंदी में भी कर्ण का प्रयोग करते हैं, लेकिन आम बोलचाल में हमारा जो भाषा है वो कान हम बोलने लगे। कर्ण को हम छोड़ करके कान बोलने लगे। ये हमारा संस्कृत का बिगड़ा हुआ यानी बदला हुआ रूप हो गया। तो जब संस्कृत भाषा का रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग में आएगा तो वह तत्भव कहलाता है। जैसा कि आपको अब अगले पेज पर आपको इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। जैसे अंध का अंधा, कर्म का काम, माता का माँ, ये सारे बदले हुए रूप हैं। तो जो बदला हुआ रूप होगा वो तत्भव कहलाएगा और जो मूल भाव में आएगा वो तत्सम कहलाएगा। अगला प्रकार है यानी तीसरा भेद जो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, वो है देशज। देशज जो होता है यानी देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं, इन्हें देशज कहते हैं। यानी जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारे अपने देश की जो भाषा है वह देशज कहलाती है। जैसे पत्थर, गाड़ी, रोटी, ये सारे हमारे अपने देश की भाषाएं हैं जो हम अपने निजी जीवन में बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। चौथा प्रकार हमारा है विदेशज। विदेशज से ही आपको समझ में आ रहा है कि विदेश से ली गई, यानी जो सब दूसरे देशों की भाषाओं से हम अपनी भाषा में उसका प्रयोग करने लगे हैं वह विदेशज भाषा कहलाती है। विदेशज शब्द कहलाते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जैसे चाकू, गर्दन, कार्टून, ये सारे अलग अलग भाषाओं से हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाने लगे हैं। यानी दूसरी भाषाओं से लिए गए ये शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये विदेशज कहलाते हैं। इस प्रकार से और भी कई सारे इसमें उदाहरण दिए हैं, इसको आप लोग पढ़कर याद कीजिएगा। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, अखबार, अदालत, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा में प्रयोग में लाने लगे। अब आता है वर्गीकरण के आधार पर। जब शब्दों का वर्गीकरण हुआ तो उसका दूसरा प्रकार आता है रचना या बनावट के आधार पर। शब्दों को बांटा गया है, तो रचना या बनावट के आधार पर जब हम इसको जानेंगे तो ये भी 3 प्रकार से होते हैं इनका विभाजन। यानी रचना और बनावट के आधार पर भाषा को हम शब्दों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जब कोई भी शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग में आता है और उसको अगर हम विभाजित करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको विभाजित कर देते हैं तो वह उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द जो अपने जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, घर, मोर, रोटी इत्यादि। दूसरा है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो, या यौगिक से ही आपका अर्थ निकल रहा है योग, योग करके आ रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब हम यौगिक शब्द का जब हम जानेंगे तो उसमें हम ये जानते हैं कि जब दो शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें दो शब्दों का मेल होगा यानी जोड़ा जाएगा और तब जाकर के यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे रसोई घर, रसोई अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों को हमने एक साथ मिलाया तो हमारा नया शब्द बनता है रसोई घर। इसी प्रकार से रेल और गाड़ी, पुस्तक और आलय, और पाठ और शाला। तो इस तरह से जब दो शब्दों का हम मेल करते हैं और उससे जो हमारा शब्द का निर्माण होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। तीसरा प्रकार हमारा आता है योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के प्रत्येक टुकड़े का विशेष अर्थ निकलता हो। कहने का तात्पर्य ये है कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें योग के द्वारा यानी शब्दों को जोड़ करके, जब दो शब्दों को जोड़ करके हम नए शब्द बनाते हैं तो उसको योग रूढ़ कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ जो होते हैं उसमें उसके जो प्रत्येक टुकड़े होते हैं यानी उसमें भी शब्दों का मेल होगा और हर शब्द का एक अलग अर्थ निकलेगा, उसके हर टुकड़े का एक अलग अर्थ निकलता है, तो उसको ही हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि नील और कंठ को हमने मिलाया तो हमारा बना नीलकंठ। अब यहाँ पे नील और कंठ अलग अलग शब्दों का मेल हमने किया है, तो नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का अर्थ होता है गला। अब नीले कंठ वाले जो हैं उनको क्या कहते हैं? शिव जी। यानी शिव जी जब विष पान किए उस दौरान उनका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण उनको नीलकंठ नाम से जाना गया। इसी प्रकार से दशानन शब्द है जो दस और आनंद दो शब्दों के मेल से बना है। दशानन में पहला शब्द आता है 10, यानी जो हम संख्या की गिनती करते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो 10वां नंबर जो आता है उसको यहाँ पे 10 के नाम से संबोधित किया गया है, 10 अंक के नाम से जानते हैं। और आनंद का अर्थ हो गया मुख, यानी 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला जो ये शब्द है वो किस नाम को संबोधित करता है? रावण। रावण की कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। तो इस प्रकार से योग रूढ़ में दो शब्दों का मेल होगा और उसके हर शब्द का एक अलग अर्थ निकलेगा। अब शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जब हम चलते हैं तो तीसरा प्रकार हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें अगर लिंग बदलता है तो उनका क्रिया रूप भी बदलेगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जब वो जिस लिंग में है कारक भी, क्रिया भी उसी अनुरूप बनेगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब बारी आती है हमारे पाठ के अनुरूप अभी तक हमने जाना शब्द।
उसके अनुरूप हमने शब्द का वर्गीकरण किया, उनके प्रत्येक भागों को जाना। और पाठ में दूसरा हमारा जो शीर्षक है वो है वाक्य। अब हम वाक्य के बारे में भी थोड़ा जान लें। मनुष्य अपने मन की बात बोलचाल के माध्यम से दूसरों को बताता है। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जो बोलचाल के लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह वाक्यों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक शब्द कहेंगे और आप मेरी पूरी बात समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब शब्दों का मेल होगा तो वाक्य का निर्माण होगा। जैसे कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि बच्चे खेल रहे हैं में 4 शब्दों का मेल हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, 4 शब्दों के मेल से हमारा एक वाक्य बना। अब हम इसको परिभाषा के रूप में जब हम जानेंगे तो कहते हैं कि सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम शब्दों का मेल करते हैं वो हमारा सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है, सार्थक नहीं है, तो वाक्य का निर्माण भी शुद्ध नहीं होता है। और जब हमारा सार्थक शब्दों का मेल होगा तो हमारा वाक्य भी शुद्ध बनेगा, जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब बारी आती है वाक्य के भेद की। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो पहला आता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता उस वाक्य का जो कर्ता होगा, जिसके द्वारा वह कार्य संपन्न किया जा रहा है, वह काम करने वाला व्यक्ति ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे मछलियां तालाब में तैर रही हैं, वाक्य में तैरने का काम किसके द्वारा संपन्न किया गया? मछलियों के द्वारा। तो मछलियां शब्द जो हो गया वो उद्देश्य हो गया। और दूसरा प्रकार हमारा होता है विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना पहले वाक्य में कि मछलियां तालाब में तैर रही हैं। तैरने का काम किसके द्वारा किया गया? मछलियों के द्वारा। तो मछलियां जो शब्द हो गई वो उद्देश्य हो गई। अब उद्देश्य के द्वारा जो कार्य संपन्न किया गया, उसके बाद का जो भी वाक्य बनता है, बचता है, वो सारा विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। यानी तालाब में तैर रही हैं, ये विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आपका दिया है कि तितलियां उड़ रही हैं। तितलियां उद्देश्य हो गया और उड़ रही हैं विधेय कहलाएगा। तो ये हमने वाक्य के भेद जाने। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब इसको जब हम जानते हैं तो पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी वाक्य में को करने के लिए, यानी जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है, उसमें केवल काम करने वाला व्यक्ति एक ही है और उसके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जा रहा है वो भी एक ही क्रिया के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि पानी बरस रहा है, यह हमारा साधारण वाक्य हो गया। हमने अपनी बात को एक बार में व्यक्त कर दिया और आपकी समझ में आसानी से ये बात आ गई, तो ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जब एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि मैं रोज व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। अब इसमें आपने देखा कि दो वाक्यों का मेल किया गया है, दो वाक्यों का मेल किया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब इस संयुक्त वाक्य में जब दो वाक्यों का मेल किया जा रहा है तो उस दौरान पहला वाक्य है कि मैं रोज व्यायाम करता हूँ, ये हमारा पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है कि स्नान करता हूँ, और इन दोनों वाक्यों को एक अन्य शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा और वह अन्य शब्द योजक शब्द कहलाता है। ये शब्द जो होते हैं और, या, अथवा आदि करके प्रयोग में लाए जाते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार हमारा आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उससे आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उदाहरण में है कि यह वही भारत देश है जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो वाक्यों का मेल किया गया है, लेकिन पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है। जैसे उदाहरण में कि यह वही भारत देश, यानी भारत देश की बात कही जा रही है, और जो दूसरा वाक्य होगा वह पहले ही वाक्य पर आधारित होगा, यानी उसी पर आधारित वाक्य कहा जाएगा। जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, कौन कहलाता था? भारत देश। तो इस तरह के वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। अब इसमें जो एक्सरसाइज दिए गए हैं एक बार हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं, बाकी हम पीडीएफ में आपको देंगे। शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें शब्द की परिभाषा आपको देनी होगी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण पूछा है, तो शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। दूसरा है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द व योग रूढ़ शब्दों से आप क्या समझते हैं, ये हमने अभी आपको समझाया। ये तीनों की परिभाषा देनी होगी। तीसरा है विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा ही है जो हमने अभी आपको समझाया। वाक्य की परिभाषा दीजिए तथा वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इसकी भी परिभाषा आपको देनी होगी, और प्रकार में 2 प्रकार आप लिख दीजिएगा। नहीं, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: साधारण, मिश्र, साधारण, संयुक्त और मिश्र। ये इसके प्रकार, भेद अगर पूछेगा तो वो अलग हो जाता है। अब खाली जगह की बारी आती है, तो खाली जगह के जो शब्द होंगे वो सब हम आपको पीडीएफ में ही देंगे। तो आज का जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो उद्देश्य और विधेय का जो तीसरा प्रकार है, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, वो आपको रफ कॉपी में करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इसको हमने अच्छे से आपको समझाया है और आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। तो इसको रफ कॉपी में करिएगा। बाकी जब हम पीडीएफ देंगे तो उसको करेक्शन करके फिर आप फेयर कॉपी में इसको या बुक में कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए और यह बताइए कि किस प्रकार के शब्द हैं, यानी देशज हैं या विदेशज हैं। ये सारा हम आपको पीडीएफ के द्वारा ही कंप्लीट आपको करके देंगे, तब आप करिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।